स्क्विड गेम सीजन 3 का एंड। एक्चुअली इस एंड में कुछ ऐसा था जो हम चाह कर भी अपनी खुली आंखों से भी नहीं देख पाए। ये एंड ना सिर्फ आपके दिल में बैठ गया बल्कि दिमाग में भी कुछ ऐसे सवाल डाल गया। कैसे सोन गी-हुन सब कुछ हार कर भी जीत गए, कैसे साइड कैरेक्टर फाइनलिस्ट बनकर भी हार गए, और क्यों इस एंड को बाकी एंड से इतना अलग रखा गया है, ये सब आप जानेंगे इस वीडियो में, क्योंकि आप देख रहे हैं टर्मिनेटर को। स्क्विड गेम सीजन 3 फाइनल एपिसोड ह्यूमंस आर। इस एपिसोड के स्टार्टिंग फ्रेम से लेके एंड फ्रेम तक जो भी दिखाया गया है वो सब कुछ काफी वैल्यूएबल है। इस एपिसोड की शुरुआत होती है प्लेयर 246 से, जिनकी जान को बचा लिया गया है क्योंकि वहां पे कोपमैन आ गए थे जिन्होंने गार्ड्स को शूट करके मार गिराया। प्लेयर 246 की जान को बचाने के बदले कोपमैन को पता लगता है स्क्विड गेम के आइलैंड की एक्चुअल लोकेशन। प्लेयर 333, 222 और सोन गी-हुन तीनों पहुंच चुके हैं फाइनल गेम के फाइनल राउंड में। एमजी कोइन पहले सर्कल प्लेटफॉर्म पे चले जाते हैं और सोन गी-हुन को रोड दिखाकर वहीं रोक लेते हैं। वो कहते हैं कि चुपचाप पीछे रहो और ये बेबी मेरे को दे दो। सोन गी-हुन कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तुम इसका मतलब पता है ना, इसका मतलब अगले राउंड में तुम्हें खुद को या बेबी में से किसी एक को मारना होगा। एमजी कोइन कहते हैं कि मेरे को मत सिखा, मुझे पता है, और चुपचाप पीछे हो जा। सोन गी-हुन कहते हैं कि इसका मतलब तुम बेबी को मारना चाहते हो और यहाँ से जिंदा बचकर सारा पैसा लेकर अकेले घर जाना चाहते हो। वहीं पिंक गार्ड फ्रंटमैन के पास आते हैं और कहते हैं कि कुछ गड़बड़ हो गई है। वहीं गार्ड O11 को फ्रंटमैन के चैम्बर में वो सारी फाइल्स रखी हुई मिल जाती हैं जो अब तक स्क्विड गेम खेला गया था उन सब की फाइल्स थी। वो उन सभी फाइल्स के ऊपर अल्कोहल गिरा देती हैं और उस पूरे ही एरिया के अंदर आग लगा देती हैं। वहीं हमारे कोपमैन अकेले निकल चुके हैं आइलैंड की तरफ। वो दूसरे पुलिसमैन को कहते हैं कि आप यहीं पे रुको और जब कोस्ट गार्ड आए तो उनको बता देना कि आइलैंड कहाँ पर है। एमजी कोइन कहते हैं कि चुपचाप पीछे हो जा और बेबी को मुझे दे दे। सोन गी-हुन कहते हैं कि बेबी को कुछ मत करो, चाहे तुम मुझे एलिमिनेट कर देना। एमजी कोइन कहते हैं मुझे पागल समझा ना तूने कहा था तू स्क्विड गेम का विनर रह चुका है, तो इतना भोला इंसान तो नहीं होगा तू, तेरी चिकनी चुपड़ी बातों में मैं बस आने ही वाला था, चुपचाप ये बेबी मेरे को दे दे। सोन गी-हुन कहते हैं कि प्लीज मेरे पे ट्रस्ट करो। एमजी कोइन कहते हैं कि कैसे कर लूं मैं तुम पे ट्रस्ट, तुम्हें पता भी है इस जहन्नुम में आके फंसा कैसे हूं मैं, तुम जैसे लोगों ने मुझे बार बार धोखा दिया है। वेल एक सेकेंड, धोखा, ये वर्ड मेरे को सुनने के बाद लगता है या तो स्क्विड गेम एक्चुअली कुछ हमें दिखाना भूल गया या फिर ये डायलॉग बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता। अगर हम जाने कि एमजी कोइन है भी कौन, तो एमजी कोइन एक क्रिप्टो ट्रेडर थे जो कि यूट्यूब पे वीडियोस बना के डालते थे और उनका जो क्रिप्टो करेंसी था वो बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप हो गया, जिसके कारण से वो अपनी जिंदगी में फाइनेंशियली स्ट्रगल फेस पर आ गए और साथ ही यूट्यूब से भी गायब हो गए। वहीं थैनोस उनको पहचान लेते हैं कि तेरे कारण ही हमारा भी बेड़ा गर्क हुआ है। देन वो उन थैनोस को मार देते हैं। जुनही के पास में जाते हैं अपना प्यार भरा दिल लेके, तो हमें वहां पता लगता है कि इस इंसान ने जुनही को रियल लाइफ में तब छोड़ दिया था जब जुनही को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। देन वो प्लेयर 120 को मार देते हैं और दूसरे प्लेयर का भी खुलेआम मर्डर करने लगते हैं और इवन अपने ही बच्चे को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वेल इस सारे सिनेरियो में धोखा किसने दिया एमजी कोइन को? वेल लेकिन ये एपिसोड जैसे जैसे आगे बढ़ता है कहानी बहुत बुरी तरीके से पलटने लगती है। एमजी कोइन की एक्चुअली स्टोरी हमें कभी नहीं दिखाई गई और ये मैं क्यों कह रहा हूँ ये एपिसोड में आगे जस्टिफाई करूंगा। सोन गी-हुन कहते हैं कि भरोसा करो मुझ पर, तुम्हें और बेबी को तो पक्का कुछ नहीं होगा। एमजी कोइन कहते हैं कि तुम क्यों ही खुद की जान दोगे, वो भी हमारे लिए। सोन गी-हुन कहते हैं क्योंकि मैंने किसी से वादा किया था। एमजी कोइन कहते हैं क्या वादा किया था, किससे? जुनही से? हाँ मेरे को लगा ही था, कैसे तुम दोनों एक साथ घूमते फिरते रहते थे, कुछ चल रहा था ना तुम दोनों के बीच में, तभी तो कैसे आगे पीछे घूमती रहती थी वो तुम्हारे। चुपचाप बेबी को नीचे रख दे। सोन गी-हुन कहते हैं कि अपनी गंदी जुबान बंद करो, लेकिन उस बेबी को वो एक्चुअली उस पाथ के ऊपर रख कर पीछे वाले प्लेटफॉर्म पे चले जाते हैं। एमजी कोइन रोड की मदद से बेबी को उठाकर सर्कल प्लेटफॉर्म पे ले लेते हैं। वहीं सोन गी-हुन एक्चुअली स्क्वायर प्लेटफॉर्म पे से उस डिसीज्ड प्लेयर के अंदर से अपने चाकू को वापस उठा लेते हैं। समय खत्म हो चुका था, वो छोटा सा रास्ता जो दोनों प्लेटफॉर्म्स को जोड़ता था वो अब बंद होने लगा था, लेकिन तभी सोन गी-हुन एम टाइम पर तेजी से भागकर उस प्लेटफॉर्म से एक हीरोइक जंप लेकर सर्कल वाले प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं। एंड देन स्टार्ट होता है सोन गी-हुन वर्सेस एमजी कोइन। वहीं हमारे कोपमैन अंडरग्राउंड स्क्विड गेम के आइलैंड की तरफ बढ़ने लग रहे हैं। गार्ड 11 को उन्हीं फाइल्स के डाटा के अंदर उनकी खुद की फाइल भी मिलती है जिसके अंदर उनका पूरा कच्चा चिट्ठा लिखा हुआ था। उसमें लिखा था कि वो कैसे नॉर्थ कोरिया से भाग के आती हैं और साथ ही उनके हस्बैंड भी आने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके आने का अटेम्प्ट फेल हो जाता है जिस कारण से वो मारे जाते हैं और साथ ही उनकी बेटी भी इसी चक्कर में मारी जाती है।
ये बात जैसे ही गार्ड O11 पढ़ती हैं वो बुरी तरीके से टूट जाती हैं, क्योंकि उनको आज तक भरोसा था कि उनकी बेटी एटलीस्ट जिंदा है। उन्होंने इवन एक बंदे को भी हायर किया था कि वो उनकी बेटी को नॉर्थ कोरिया से रेस्क्यू कर लेके आएंगे। सोन गी हुन एमजी कोइन के सामने चाकू लेकर खड़े हो जाते हैं। एमजी कोइन कहते हैं कहाँ गई तेरी वो बातें अब मरने की, अब तो तू मुझे मारने पर उतर आया है। सोन गी हुन कहते हैं कि तुम इसके लायक नहीं हो। तभी उन दोनों के बीच में एक तगड़ी फाइट हो जाती है। एमजी कोइन रोड की मदद लेते हैं तो सोन गी हुन नाइफ की मदद लेते हैं। इसी फाइट के अंदर सोन गी हुन जीतने लगते हैं, लेकिन तभी एमजी कोइन बुरा पैतरा इस्तेमाल करते हैं। वो सोन गी हुन को थोड़ा सा दूर गिराकर अचानक से बेबी की तरफ भागते हैं। वो बेबी को उठाते हैं और बिल्कुल किनारे पे ले जाते हैं। वो कहते हैं कि चुपचाप पीछे हो जाओ सोन गी हुन, नहीं तो मैं इसे गिरा दूंगा, मैं सचमुच गिरा दूंगा सोन गी हुन, इससे पीछे हो जाओ। सोन गी हुन कहते हैं कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते एमजी कोइन, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं बिल्कुल कर सकता हूँ सोन गी हुन, ऐसा मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। वेल ये सीन सिर्फ इतना सीन नहीं था कि वो बेबी को ड्रॉप करने वाले हैं, मगर एक्चुअली यहाँ पे कुछ बहुत अलग ही सीन था। हमने सीजन 1 में भी फाइनलिस्ट देखे थे, सांगू, जो कि इवन सोन गी हुन के खिलाफ लड़े थे बहुत तगड़ी तरीके से। सीजन 3 में भी हमने बहुत सारे फाइनलिस्ट देखे हैं जो कि बहुत तगड़े तरीके से सोन गी हुन के खिलाफ लड़े हैं, उन्होंने स्ट्रेटजी तक बनाई है। मगर व्हाई द हेक इज एमजी कोइन क्राइंग? एमजी कोइन एक्चुअली जैसे अब तक हमें दिखाए गए हैं वो कभी भी वैसे थे ही नहीं। वो फाइनलिस्ट हैं, वो बेबी को मार देंगे, ओके मार दो, अपना पैसा लो, सोन गी हुन को मारो मरो, बट व्हाई आर यू क्राइंग? क्योंकि वो इंसान एक्चुअली अंदर से बुरी तरीके से टूट चुका है। वो ये सब नहीं करना चाहता। एमजी कोइन अपनी जिंदगी में सिर्फ एक चीज चाहते थे, वो थी एक अच्छी खुशहाल फैमिली। उन्होंने कितनी बार ये चीख चीख कर कहा कि मैं सिर्फ जुनही के साथ में यहाँ से सारा पैसा लेकर घर जाना चाहता था। वो हमेशा से जुनही को कहते हैं कि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ घर जाना चाहता हूँ, एक परिवार बनाना चाहता हूँ, लेकिन जुनही ने कभी भी उनके ऊपर भरोसा किया ही नहीं। ये इंसान जस्ट एक ट्रेडर था, लेकिन इस वक्त अंदर से टूट चुका है। इसी सब के बीच में वो एकदम से सोन गी हुन के ऊपर चाकू से हमला कर देते हैं। सोन गी हुन जख्मी हो जाते हैं, उनको कई कट्स भी लगते हैं। उन दोनों के बीच में अचानक से दोबारा फाइट हो जाती है और उसी फाइट के चक्कर में वो दोनों ही प्लेटफॉर्म से नीचे गिर जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सोन गी हुन ने एक्चुअली इस प्लेटफॉर्म को एक रोड के साथ में पकड़ा हुआ था। वो दोनों अब मौत के खंडर में लटक रहे हैं। सोन गी हुन ऊपर लटके हुए हैं और उनके नीचे लटके हुए हैं एमजी कोइन, लेकिन उन दोनों के बीच में सिर्फ एक चीज है और वो है जैकेट। यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा सुनाई दिया जो कि एक्चुअली सुनाई ही नहीं देता है, और वो थी साइलेंस। वो दोनों वहां पर लटके रहे, लेकिन ना तो सोन गी हुन ने कुछ कहा ना एमजी कोइन ने कुछ कहा। डेफिनेटली अगर इन दोनों प्लेयर्स के अलावा यहाँ पे कोई भी 2 प्लेयर्स होते तो नीचे लटकने वाला प्लेयर एक ही बात कहता कि प्लीज मेरे को छोड़ना मत, और सोन गी हुन की जगह अगर कोई भी लटका होता तो वो डेफिनेटली उस जैकेट को छोड़ देता। सोन गी हुन ने उस जैकेट को कभी भी नहीं छोड़ा और एमजी कोइन ने कभी भी ये नहीं कहा कि मेरे को छोड़ना मत, और इसका रीजन ही यही था कि वो इंसान को पता था कि वो डिजर्व ही नहीं करता इस पॉइंट पे जीना। वो टूट चुका है और ना वो अब जीना चाहता है। अगर वो जीना चाहता तो वो क्यों उस बेबी को धक्का देते वक्त रोता? वो इसलिए रो रहा था क्योंकि उसके अंदर का इंसान रो रहा था। वो ये सब नहीं करना चाहता था, लेकिन वो उसे करना पड़ रहा था क्योंकि वो टूट चुका था। उसको जीने का एक बहाना चाहिए था। वो बहाना था वो फाइट, वो पैसा, वो बच्चा, वो जिंदगी, जुनही, जिसमें से उनको कुछ भी नहीं मिला। उन्हें भी पता था कि वो जिंदगी के आखिरी क्षण में है और सोन गी हुन उनको कभी भी ऊपर नहीं खींचेंगे। महान कैप्टन जैक स्पैरो ने कही थी, डेड टेल्स नो टेल्स, मरे हुए इंसान कहानियां नहीं सुनाते। वो डेड फ्रॉम इनसाइड थे, जिस कारण से उनके मुंह से कोई भी शब्द नहीं निकला। धीरे धीरे वो जैकेट बीच में से फटने लगती है। ना सोन गी हुन ने उस जैकेट को कभी छोड़ा, ना एमजी कोइन ने उनको छोड़ने के लिए कहा, और वो जैकेट बीच में से फट जाती है। एमजी कोइन चुपचाप नीचे गिरकर एलिमिनेट हो जाते हैं। इस पॉइंट पे मैं ऐसी बात कहता हूँ जो पूरे इंटरनेट पे कोई एग्री नहीं करेगा। प्लेयर 333 एमजी कोइन कभी भी एक बुरे इंसान नहीं थे। आप और मैं, हम दोनों ने ही जिंदगी में कुछ ना कुछ गलत फैसले जरूर लिए हैं। हर कोई लेता है। एमजी कोइन का क्रिप्टो डूब जाना उनकी गलती नहीं, मगर जिंदगी की ही एक प्रॉब्लम थी। वो यूट्यूब से डिसअपीयर हो गए हमेशा के लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे। ऊपर से उनको मिलने वाली
हेट यूट्यूब पर जिसको वो नहीं सह पाए। इसी चक्कर में वो इंसान परेशान रहने लगा और जुनही को भी छोड़ दिया। लेकिन मोस्टली एक लड़की को कभी ये नहीं दिखेगा कि उसके पार्टनर पर क्या बीत रही थी। जुनही को सिर्फ ये दिखा कि जब मेरे को जरूरत थी तू MG कोइन वहां नहीं था, लेकिन किसी ने क्या पूछा जब MG कोइन को जरूरत थी क्या कोई वहां पर था? नहीं। फिर भी मैं ये नहीं कहूंगा कि MG कोइन अच्छे इंसान थे। मैंने कहा था MG कोइन को हेट है, लेकिन उस वक्त मेरे को ये नहीं मालूम था कि ये इंसान ऐसा है। मैंने कहा था इस एपिसोड के फर्स्ट फ्रेम से लेकर लास्ट फ्रेम तक सब कुछ एक चीज दर्शाता है, वो है ह्यूमैनिटी, इंसानियत। आप और मैं, हर एक इंसान जब अपनी जिंदगी में लोएस्ट पॉइंट को टच करता है तो वहां दो इंसानों से मिलता है, एक डेविल और एक एंजल। डेविल वो होता है जो उस लो इंसान को उठाता है उस गंदे रास्ते पर कि मैं तो जीऊंगा, मैं पैसा बनाऊंगा, मैं धोखा करूंगा, मैं गलत काम करूंगा, बट आई विल लीव, जो उसको जिंदगी के गलत रास्तों पर लेके जाता है। जहां पे डेविल एंगर है वहीं पे एंजल सैडनेस है। उस लो पॉइंट पे इंसान मिलता है सैडनेस से, जो सैडनेस कहती है कि अब मेरा इस जिंदगी में कुछ नहीं है और मैं जिंदगी को और नहीं जीना चाहता। जहां डेविल ऊपर उठाता है वो एंजल उसको हमेशा के लिए जिंदगी से खत्म कर देती है। इसके बेस्ट एग्जाम्पल थे हमारी दादी जी और मिंसू। ये वो दोनों इंसान थे जो अपने जिंदगी के लोएस्ट पॉइंट के ऊपर एंजल से मिले, और वहीं MG कोइन मिलते हैं डेविल से। MG कोइन ऊपर उठते हैं और बुरे रास्ते को चूज कर लेते हैं। हमारी दादी जी जो कि जिंदगी को ऑलरेडी जी चुकी थी, अपने ही बेटे को अपने ही हाथों से मार दिया। अब उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि जिंदगी को दोबारा कंटिन्यू करें। That's why she decided to end up the life। मिंसू वो इतने भोले भाले इंसान थे कि उनके बस की नहीं थी किसी की जान लेना, किसी के साथ धोखाधड़ी करना। वो इंसान अपनी जिंदगी में टूटा हुआ था, वो मिलता है एंजल से, और That's why वो हर वक्त परेशान था, दुखी था, और अपने आखिरी क्षणों में भी सिर्फ रिक्वेस्ट करी कि मेरे को मत मारना, और उसको भी मार दिया गया। So final words for the MG कोइन, वो कोई बुरे इंसान नहीं थे, हालात ने उनको बुरा बना दिया। इसी के साथ प्लेयर 333 भी एलिमिनेट हो जाते हैं। अब यही देख के 2 मिनट के लिए बहुत अच्छी खुशी हुई थी कि MG कोइन मारे गए। अब सोन गिहुन बेबी को लेकर यहाँ से निकल जाएंगे। सोन गिहुन वहाँ लटके हुए थे और जैसे ही अपने आप को ऊपर खींचते हैं, VIPs देख के खुश हो जाते हैं, अरे ये तो 456 है। लेकिन तभी पता लगता है कि जो वो रेड बटन था वो एक्चुअली कभी प्रेस हुआ ही नहीं, और क्योंकि रेड बटन प्रेस नहीं हुआ, वो ग्रीन नहीं हुआ, वो ग्रीन नहीं हुआ तो टाइमर स्टार्ट नहीं हुआ, टाइमर स्टार्ट नहीं हुआ तो गेम स्टार्ट हुआ ही नहीं था, और MG कोइन की भी डेथ बर्बाद जाती है। नाउ सोन गिहुन उस ग्रीन बटन पर पांव रख देते हैं। अब हमारी आंखों के सामने था प्लेयर 222 वर्सेस प्लेयर 456। VIPs ये सब देख रहे थे और बहुत हैरान हो रहे थे कि स्क्विड गेम की हिस्ट्री में पहली बार कोई सिंगल अकेला इंसान 2 बार स्क्विड गेम का विनर बनेगा। वहीं फ्रंटमैन और पिंक गार्ड अपने ड्रोन से देख रहे थे और उनको पता लगता है कि कोस्ट गार्ड की बोट और एक्चुअली कोपमैन की बोट आपस में अब मिल चुके हैं। वहीं हमारी गार्ड 11 फ्रंटमैन के चैम्बर में बैठती हैं और खुद को गोली मारने के लिए तैयार हो गई थी। तभी उन्हें बच्चे की रोने की आवाज आती है। सोन गिहुन बेबी को उठाते हैं और किनारे पर ले जाकर खड़े हो जाते हैं और बेबी को तभी एक किस देते हैं। वापस मुड़ते हैं और बेबी को जमीन पर रख देते हैं। ये लम्हा इतना बड़ा साइलेंस था कि इवन जो VIPs दूरबीन से सोन गिहुन को देख रहे थे, उनमें से किसी भी VIP ने एक शब्द तक नहीं बोला और सभी ने उन दूरबीन को हटा लिया। उनको भी अब पता था और वो इस कदर अंदर से हिल चुके थे कि उन्हें जिंदगी में नहीं सोचा था कि कोई इंसान ऐसा फैसला भी लेगा। तभी सोन गिहुन अपनी जिंदगी के आखिरी लेकिन सबसे बड़े शब्द बोलते हैं। वो ना सिर्फ शब्द बोलते हैं जबकि 4th वॉल को ब्रेक कर देते हैं। जिनको नहीं पता, 4th वॉल ब्रेक करने का मतलब होता है जब एक्टर्स किसी सीरीज या फिल्म के अंदर से डायरेक्टली अपनी ऑडियंस से बात करते हैं। सोन गिहुन ने यहाँ पर 4th वॉल को ब्रेक किया क्योंकि उन्हें पता था कि इस वक्त पूरी दुनिया के लोग उनको देख रहे होंगे। उन्होंने वहां पर एक नहीं जबकि 2 बातें बोली। उनके लास्ट फेमस वर्ड्स, वी आर नॉट हॉर्सेस, वी आर ह्यूमंस। ये 2 बातें 2 अलग अलग शख्सियत को बोली गई थी। फर्स्ट उन अमीर जादों को जो कि एक्चुअली गरीबों को गैम्बल करते हैं, और कोई नहीं हमारे VIPs, क्योंकि एक्चुअली हॉर्सेस बहुत बड़ा रोल निभाते हैं स्क्विड गेम में, जिस पे मैं एक शॉर्ट बनाऊंगा, वो जरूर देखना आप। क्योंकि सोन गिहुन ने भी खुद गैम्बलिंग करी थी हॉर्सेस के ऊपर, और ये गरीब लोग जो अपनी जिंदगी में डेप्थ पे हैं, वो अमीर जादों VIPs के लिए हॉर्सेस ही हैं।
वो अमीर वीआईपी इन गरीबों के ऊपर बेट लगाते हैं। दैट्स व्हाई सोन गी हुन कहते हैं वी आर नॉट horses and then he said we are human। वो बात बोली गई थी हमसे, हम जो उनको देख रहे थे। उन्होंने ये बात बोलकर अपनी जिंदगी की आखिरी जंप लगा दी। वो इस प्लेटफॉर्म से नीचे कूद जाते हैं। प्लेयर 456 एलिमिनेटेड। वी आर ह्यूमंस का सीधा सीधा मतलब था कि हम लोग इंसान हैं, तो प्लीज थोड़ी सी इंसानियत रखिए। एक बच्चे की जान मैं नहीं लूंगा और आप भी इंसानियत रखो। इस जिंदगी में आए हो तो जिंदगी का मतलब जानो। ये पूरा स्क्विड गेम सीजन 3 स्पेशली एपिसोड 6 पूरा आपकी लाइफ के ऊपर है। पूरा का पूरा एपिसोड और इवन स्क्विड गेम सीजन 3 लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। मैं अक्सर फिल्मों के अंदर से वो बहुत बेहतरीन लाइन और शब्दों को लिख लेता हूँ अपने मोबाइल में, जो मेरे को बहुत अच्छी लगती हैं। बकायदा मैंने यहाँ पे लिखी हुई है थिंग्स आई लर्न फ्रॉम फिल्म्स, क्योंकि मैंने इन फिल्म मूवी से एक्चुअली कुछ सीखा और अपनी लाइफ में अप्लाई करता हूँ। और एक मूवी से मैंने बहुत बड़ी बात सीखी थी। वो कहते हैं कि जब जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला लेना हो तो वो फैसला लेना जिसके अंदर पछतावा सबसे कम हो। और यही बातें सोन गी हुन ने जिंदगी के अपने आखिरी क्षणों में इस्तेमाल करी। उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला लिया, मगर वो लिया जिसके अंदर पछतावा सबसे कम हो। सोन गी हुन चाहते तो उस बच्चे को नीचे गिरा देते, 45.6 बिलियन वॉन लेके घर जाते, पूरी जिंदगी ऐसे आराम से काटते, मगर क्या वो उस पछतावे को कभी भी भूल पाते? क्या कभी खुद को माफ कर पाते? तो एक फैसला जिसमें पछतावा सबसे कम था, बेशक उनकी जिंदगी खत्म हो गई मगर पछतावा नहीं था, कि उन्होंने एक अच्छा काम किया और एक बच्चे की जान बचाई। एंड वी आर ह्यूमंस, तो आप भी थोड़ी इंसानियत रखिए। इवन जब आइलैंड भी ब्लास्ट होता है तो ब्लास्ट होने से पहले हमें पूरे स्क्विड गेम सीजन 3 के एक एक क्षण दिखाए जाते हैं। वो खाली पड़े हुए गेम्स, वो मिंगल गेम जहाँ थैनोस डांस कर रहे थे वो भी मारे गए। वो सभी एरिनास जहाँ गेम खेले गए थे वहां भी कुछ लोग थे हंसते मुस्कुराते डरते भागते, वो भी मारे गए। फाइनलिस्ट जो थे, जो कहाँ तक पहुंचे थे अपनी जिंदगी में, वो भी मारे गए। और इवन डोमेंटोरी एरिया के अंदर हमें वॉल के ऊपर कुछ अजीब से लेटर्स लिखे हुए दिखते हैं। उन वर्ड्स का लैटिन लैंग्वेज में एक्चुअली मतलब ये था टुडे मी एंड टुमारो यू, जो कि इशारा करते हैं डेथ की तरफ। उस पे सीधा सीधा लिखा हुआ था कि आज मैं मारा गया हूँ, कल तुम भी मारे जाओगे। जब हमें दिखाया गया वो सारे एरिना जहाँ पे प्लेयर्स थे वो सब मारे गए। जिंदगी कुछ ऐसी ही है, आज है कल नहीं होगी। आज मैं मारा गया हूँ, कल आप भी मारे जाओगे। तो प्लीज इतने जिंदा हो, इंसानियत रखो। वी आर नॉट हॉर्सेस, वी आर ह्यूमन। स्क्विड गेम के सबसे ग्रेटेस्ट गॉड प्लेयर सिर्फ हमें एक सीख सिखाने के लिए ही अपनी जिंदगी से चले गए। सो सोन गी हुन ने पूरी दुनिया से ये बात कही। मैं अपनी प्यारी ऑडियंस से कहता हूँ कि फॉर द प्लेयर 456, फॉर द ह्यूमैनिटी, प्लीज लोगों की मदद करो। मैंने लाइफ में एक बात और बहुत प्यारी सीखी थी कि अगर आपके गेट के ऊपर या फिर आप कहीं पब्लिक प्लेस में खड़े और आपसे कोई मांगने आता है कि कुछ खाने को दे दो या पैसा दे दो, तो जरूर उनको देना, कुछ भी सही मगर देना, क्योंकि भगवान ने आपको और मुझे इस प्लेस पे रखा है कि हम मांगने वालों की जगह नहीं खड़े, हम देने वालों की जगह खड़े हैं। भगवान ने इतना ब्लेस किया है हमें कि हम किसी को ब्लेस कर सकें, उसी इंसान को जो सेम इस धरती पे उसी जगह खड़ा है जहां हम खड़े हैं, मगर हम इस लायक हैं कि हम ब्लेस कर सकें। सो सम ह्यूमैनिटी, प्लीज मदद करो उन जरूरतमंदों की। हमारे ही बीच कुछ एमजी गोइन है, कुछ मिंसू हैं। जिंदगी का एक और बहुत गंदा और कड़वा सच जो कि इस सीजन के हर एक प्लेयर की डेथ से रिप्रेजेंट किया गया है। प्लेयर 120 मारी गई, मिंसू मारे गए। दोनों ही अच्छे थे, दोनों ने ही कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, अच्छा करा, मगर दोनों को ही क्या मिला? धोखा, धक्का और डेथ। जिंदगी का वही रूल कि जरूरी नहीं कि अच्छे के साथ हमेशा अच्छा ही होगा। देयर इज अ ग्रेट डायलॉग कि लाइफ इज फेयर बिकॉज इट्स अनफेयर फॉर एवरीवन। वो अच्छे इंसान थे, कभी बुरा नहीं किया, मगर बुरा उनके साथ भी हुआ। सेम एज द लाइफ। प्लेयर 333 जो कोई बुरे इंसान नहीं थे, हालात ने उनको बुरा बना दिया। वो इंसान सिर्फ प्यार चाहता था, एक परिवार चाहता था। प्यार के चक्कर में उसकी भी जिंदगी खत्म हो गई, जस्ट एज द रियल लाइफ। हमारी दादी जी बाहर से मरने से पहले अपने अंदर से मर गई। डिप्रेशन, जस्ट एज द लाइफ। सबसे पहले प्लेयर
246 मैंने कहा था कि फर्स्ट फ्रेम से लास्ट फ्रेम तक सब मैटर करता है। फिनाले एपिसोड का सबसे पहला फ्रेम थे प्लेयर 246, एक ऐसा इंसान जो अपनी जिंदगी के मौत को भी काट कर वापिस जिंदा आ गया। 246 मर कर भी जीत गए, फाइनलिस्ट सब कुछ जीतते जीतते भी हार गए, जस्ट एज द लाइफ। गार्ड O11 जिन्होंने अपने गले के ऊपर बंदूक रखी थी और ट्रिगर दबाने ही वाली थी, वो ट्रिगर दबाते दबाते भी बच गई। और वही सोन गी हुन जिसके कारण वो बची, वो इंसान अपनी पूरी जिंदगी में बचते बचते भी मर गया, जस्ट एज द लाइफ। नो डाउट कि अगर सीजन 3 को हेट मिलती है, हाँ, क्योंकि इसके अंदर जो मैसेज है वो एक्चुअली हर इंसान डिकोड नहीं कर सकता। हेट मिलेगी, मैंने खुद 5th एपिसोड को हेट दी क्योंकि बहुत डम्ब दिखाया गया वहां पे सब कुछ, लेकिन मैंने तब भी कहा था, अब भी कहता हूँ कि जो एंड हमें दिखाना था उसके लिए वो दिखाना पड़ा। सीजन वाज एक्चुअली गुड क्योंकि इसके अंदर जो मैसेज था वो बहुत प्यारा मैसेज था, वो जिंदगी को लेकर मैसेज था। हैट्स ऑफ टू द डायरेक्टर जिन्होंने इतनी प्यारी कहानी लिखी और इसको इतने प्यारे तरीके से डायरेक्ट किया। वहीं जब फ्रंटमैन को पता लगता है कि कोस्ट गार्ड उनके आइलैंड के पास में आ चुके हैं, तो फ्रंटमैन एक इमरजेंसी घोषित कर देते हैं। वो सभी को कहते हैं कि इवैक्यूएशन करो, खाली करो इस जगह को, और एक लाल बटन दबा देते हैं जो कि था एक इमरजेंसी सायरन। उसका मतलब था कि स्क्विड गेम हमेशा के लिए अब खत्म होता है और वहां पे 30 मिनट का टाइमर स्टार्ट हो जाता है। 30 मिनट के बाद वो पूरी जगह ब्लास्ट हो जाने वाली थी। उससे पहले हमें एक क्षण दिखाया जाता है पूरे स्क्विड गेम सीजन 3 के खेले हुए गेम्स का, जो कि अब हमें पता है कि क्यों दिखाया गया था, जस्ट एज द लाइफ। आज है और कल नहीं होगी। वहीं हमारे कोपमैन फाइनली स्क्विड गेम के आइलैंड पर पहुंच जाते हैं अकेले। फ्रंटमैन आते हैं सोन गी हुन के पास में, वो अपना मास्क हटाते हैं और सोन गी हुन को देखते हैं। उनकी आंखों में आंसू थे, वो भी परेशान थे, बेचैन थे, क्योंकि ऑफ कोर्स उनने एक बहुत बड़ा सवाल पूछा था, सोन गी हुन, डू यू हैव स्टिल फेथ इन ह्यूमैनिटी? और उसका जवाब सोन गी हुन ने अपने शब्दों से नहीं बल्कि अपने कर्मों से दिया। इस कारण से इवन फ्रंटमैन की भी आंखें नम हो जाती हैं। और एक्चुअली वहाँ फ्रंटमैन आए थे एक बहुत बड़ा काम करने के लिए, जो कि एक्चुअली करते हैं रिस्पेक्ट के लिए, और वो होता है डिसीज्ड प्लेयर की आंखों को बंद कर देना, जो कि हमारी दादी जी ने प्लेयर 120 के साथ किया था, एक रिस्पेक्ट शो करने के लिए डिसीज्ड प्लेयर की तरफ। लेकिन फ्रंटमैन ने ये नहीं किया और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था जो मैं अभी आगे बताऊंगा। फ्रंटमैन उसके बाद जाते हैं ऊपर से प्लेयर 222 बेबी को कलेक्ट करते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स वो विनर थे। तभी हमारे कोपमैन पूरे स्क्विड गेम आइलैंड पर घूमने लग रहे हैं, वो वीआईपीज़ की जगह पर पहुंचते हैं। एंड वेल, जस्ट एज आई सेड, ट्रेलर को देख के ही कह दिया था मैंने कि जब वो आते हैं तो उनके जो फेशियल रिएक्शंस थे वो ये दर्शाते हैं कि एक्चुअली जगह खाली है। एंड हियर वी गो, जैसा मैंने कहा था, जगह खाली थी, वीआईपीज़ जा चुके हैं, सब लोग जा चुके हैं। लेकिन अगले ही रूम में मैंने फिर कहा था कि अब इनके रिएक्शन कुछ ऐसे हैं कि एक्चुअली यहाँ कोई और होना चाहिए था और कोई और है, और वहां पे एक्चुअली कोई और था और वो थे उन्हीं के भाई इनहो। फाइनली कोपमैन की भी मेहनत सफल होती है, वो अपने भाई को ढूंढ लेते हैं, स्क्विड गेम के आइलैंड को ढूंढ लेते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक बात कहते हैं और ये भी सबसे बड़ा सवाल था। वो चिल्लाते हैं, इनहो, क्यों, व्हाई? आखिर वो इंसान 2 साल से आइलैंड को ढूंढ रहा था और वो सिर्फ ये पूछता है वाई। इन्हों मुड़कर तो देखते हैं लेकिन उनके वाई का कोई जवाब नहीं देते। उसी लिफ्ट से बेबी को लेकर चले जाते हैं। आखिर कोपमैन ने वाई पूछा भी क्यों? उनने क्यों सिर्फ इसलिए पूछा क्योंकि वो एक्चुअली स्क्विड गेम को रुकवाने यहाँ नहीं आ रहे थे। याद है जब दूसरे पुलिसमैन ने पूछा था कि तुम्हारा एक्चुअल मकसद क्या है, तब उन्होंने कही थी कि मेरे भाई वहां पर हैं और अगर मैंने आज उनको नहीं ढूंढा तो हमेशा के लिए खो जाएंगे। तो एक्चुअली उनके दिमाग में कोई मतलब नहीं था स्क्विड गेम से, वहां के लोगों से, उस जगह को रोकने से। उनके दिमाग में सिर्फ एक सवाल था कि मेरे भाई ने ऐसा क्यों किया, और वेल उसका जवाब नहीं दिया, जिसका डेफिनेटली जवाब हमें देखने को मिलेगा अपकमिंग फर्दर स्पिन ऑफ्स के अंदर। उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। कोपमैन अपने भाई को नहीं मारते हैं, फ्रंटमैन भी एस्केप कर जाते हैं, कोपमैन भी एस्केप कर जाते हैं, सभी वीआईपीज़ भी एस्केप कर जाते हैं, इवन सभी गार्ड्स भी एस्केप कर जाते हैं। उन्हीं गार्ड्स के अंदर हमारी गार्ड O11 भी एस्केप कर जाती हैं। और वहीं अब काउंटडाउन बचा था सिर्फ 10 सेकंड का, 10, 9, 8, 7, और ये सब जब हो रहा था तो पूरा फोकस हमारे गॉटेड प्लेयर के ऊपर था, द लेजेंड खुद सोन गी हुन। वेल, अब मैं थैनोस से लेजेंड का टैग हटाता हूँ। मैन जो सोन गी हुन ने किया, ही इज द लेजेंड। हमारे लेजेंड प्लेयर 456 की आंखों पे फोकस किया गया। मैंने कहा था कि उनकी आंखों को बंद नहीं किया गया, एंड देयर वाज ए रीजन, और वो रीजन यही था कि मैं कहता हूँ कि सोन गी हुन सब हार कर भी जीत गए। सोन गी हुन का यहाँ आने का एक लौता मकसद था, जो मकसद पूरे सीजन 2 पूरे सीजन 3 चला, कि स्क्विड गेम को बंद करवाना।
जब स्क्विड गेम के आइलैंड पे ब्लास्ट होता है, वो ब्लास्ट हमें सोन गी हुन की आंखों में दिखाया जाता है। वेल ये सिनेमेटोग्राफी थी बहुत बढ़िया कि उनकी आंखों में ये ब्लास्ट को दिखाकर ये दिखाया गया कि सोन गी हुन तुम भी जीतते हो, तुमने इस आइलैंड को एक्चुअली ब्लास्ट होते हुए देखा। स्क्विड गेम एक्चुअली एंड होता है तुम्हारी आंखों के सामने, जैसा कि तुम चाहते थे। इसलिए मैंने कहा कि वो सब हार कर भी जीत गए। नाउ हमें एक मिस्टीरियस फिगर दिखाई जाती है। ये मिस्टीरियस इंसान सोन गी हुन के होटल में है जिसमें वो रहा करते थे। वो जाते हैं, दरवाजा तोड़ते हैं और पैसों को दिखाया जाता है। उसके बाद समय सीधा स्किप हो जाता है 6 महीने। वो मिस्टीरियस इंसान कौन थे उसके बारे में मैं जिक्र करूंगा। गार्ड O11 उसी एम्यूजमेंट पार्क के अंदर बैठी हुई है जिसमें वो काम करती थी। उनके सामने बैठे हैं प्लेयर 246 जिनसे वो पेंटिंग बनवा रही है। प्लेयर 246 पूछते हैं बार बार, क्या मैंने आपको कहीं देखा है? आप देखे हुए से लगते हो। तभी उनकी बेटी भी वहां जाती है। गार्ड कहती है कि वाह तुम ठीक हो गए हो। अब उनकी बेटी ठीक हो गई थी, उनको मदद मिली जिस कारण से उनकी बेटी का इलाज हो पाया। और इस पिक्चर को जरा ध्यान से देखो, क्या आपने कुछ नोटिस किया? अगर किसी ने कुछ भी नोटिस किया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। पाया, लेकिन तभी वो पूछते हैं कि आप मेरी बेटी को जानते हो? तब वो कहती है कि मैं एम्यूजमेंट पार्क में काम किया करती थी, इस वजह से जानती हूँ। और इसी कारण से प्लेयर 246 को लगा था कि आपने मेरे को देखा होगा, लेकिन उन्होंने कभी भी 246 को ये नहीं बताया कि मैं ही गार्ड O11 थी, मैंने ही तुम्हारी जान बचाई। वेल एक और लेजेंडरी चीज हमें देखने को मिली कि कैसे कितनी ईमानदारी है इंसानों में अभी भी। ह्यूमैनिटी जस्ट एज द लाइफ, कि ऐसे अच्छे लोग भी हैं जो अभी भी हैं कि नेकी कर और दरिया में डाल। अगर लेफ्ट हैंड से अच्छाई करो तो राइट हैंड को भी पता नहीं लगना चाहिए। उस गार्ड ने अपनी पूरी जिंदगी जोखिम पर डाल दी सिर्फ उस इंसान और उस बच्ची को बचाने के लिए, और इवन क्रेडिट भी नहीं लिया लास्ट में कि मैंने तुम्हें बचाया। जब गार्ड O11 उस एम्यूजमेंट पार्क से बाहर जा रही थी तभी उनको एक कॉल आता है। वो कॉल कहता है कि अरे मैं हूँ जिस इंसान को आपने हायर किया था अपनी बेटी को ढूंढने के लिए। तभी वो एकदम से ब्रेक लगा देती है, क्योंकि मैंने कहा था कि उन्होंने उस डेटा के अंदर, उन फाइल्स के अंदर ये पढ़ा था कि उनकी बेटी भी मारी गई एस्केप करते वक्त उनके हस्बैंड के साथ में। लेकिन अब उस कॉल पे कहते हैं कि मेरे को पता लगा है कि आपकी बेटी को चाइना में देखा गया है। ये बात सुन के गार्ड O11 इमोशनल हो जाती हैं कि उनकी बेटी अभी तक जिंदा है। वहीं हमारे फनीएस्ट और कूल कैरेक्टर लोन शार्क जेल से बाहर आ जाते हैं 6 महीने की जेल काट कर। वो कोपमैन से बातें करने लगते हैं कि कैसे अब हम जिंदगी बिताएंगे। वो पूछते हैं कोपमैन से कि अभी भी पुलिस ज्वाइन करोगे, तो वो मना कर देते हैं। और इसलिए मैंने कहा था कि उनको कोई मतलब नहीं है लोगों की जान बचाने से, पुलिसगिरी करने से, क्योंकि वो उस पुलिस वाले लोगों से भी अब नहीं वास्ता रखना चाहते। वो अपनी जिंदगी अलग जीना चाहते हैं। तो लोन शार्क कहते हैं कि आ जाओ, मिल जाओ, इस धंधे में ही लग जाते हैं। थोड़ी कॉमेडी बातें होती हैं उधर। लेकिन तभी वो कहते हैं कि क्या सचमुच वहां पर एक भी पैसा नहीं था? कौन सा पैसा? वो सोन गी हुन का 45.6 बिलियन वॉन वो गायब हो चुका था। वो कहते हैं कि वहाँ हाँ एक भी पैसा नहीं था। लेकिन वो पैसा गया कहाँ? क्योंकि उस पैसे के बारे में तो सिर्फ कोपमैन और लोन शार्क जानते थे। देन लोन शार्क कहते हैं कि कहीं वो मिस्टर जीहुन तो नहीं थे? तो कोपमैन कहते हैं कि आई होप वो ही हो। बट सैड रियलिटी आपको और हमें पता है कि सोन गी हुन अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो वो तो नहीं थे। नाउ मैं उस बात पे आता हूँ कि हु वाज दैट मिस्टीरियस फिगर। एक्चुअली लोन शार्क और कोपमैन के अलावा एक इंसान और था जिसको एक्चुअली पता था कि वहाँ पैसा रखा हुआ है, और वो और कोई नहीं, रिक्रूटर थे। तो क्या रिक्रूटर जिंदा हैं? तो सैडली नहीं। तो सोन गी हुन के 45.6 बिलियन वॉन को एक्चुअली जो लेके गायब हो गया वो और कोई नहीं, फ्रंटमैन थे। नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन कि आखिर फ्रंटमैन को कैसे पता था? वेल वो फ्रंटमैन है। एक चीज उनको और पता थी जो अभी आगे हमें दिखाई जाएगी। लेकिन उससे पहले एयरपोर्ट के ऊपर वो इंसान जो कि गार्ड O11 की गुमशुदा बेटी को ढूंढने का काम कर रहे थे, वो वहां पर एक यंग लड़के और एक ओल्ड लेडी के साथ खड़े हुए हैं। और वो कहते हैं कि देखो देखो वो आ गई, सेबियोक की मम्मी। इस इंसान ने एक्चुअली सीजन 3 में काम किया है। ना सिर्फ गार्ड O11 की बेटी को ढूंढ लिया, जबकि सेबियोक की मम्मी को भी नॉर्थ कोरिया से निकाल लाया। हमने सीजन 1 में देखा था कि सेबियोक की क्या कहानी थी, वो वहां से कैसे आई थी, मगर उनकी फैमिली पीछे रह गई थी और वो चाहती थी कि वो उनकी फैमिली की मदद करे, उनको ले आए। तो फाइनली वो इंसान ने कुछ तो काम किया और उनकी मॉम को नॉर्थ कोरिया से एस्केप करवा दिया। नाउ वो ओल्ड लेडी उस यंग बच्चे से कहते हैं कि यही तुम्हारी मॉम है। तो वो यंग बॉय और कोई नहीं, सेबियोक का भाई था। वहीं हमारे फाइंडर की नजर पड़ती है गार्ड O11 नो योल के ऊपर। वो भी उसी एयरपोर्ट पे थी। वो उनको फोन करके पूछते हैं कि क्या तुम चाइना जा रही हो? तो हमारी नो योल अब चाइना जा रही है। वो काफी खुश थी और वो फाइंडर कहते हैं कि आई होप कि अब जब आप लौटो तो अपनी बेटी के साथ लौटो। वहीं हमारे लोन शार्क जो सोन गी हुन का होटल था उसको रिएन्युएट करने की प्लान कर रहे होते हैं, उसको एक नया होटल बनाएंगे, और तभी उस रूम में पहुंच जाते हैं जहाँ पे 45.6 बिलियन वॉन रखे थे। वहाँ एक तिनका तक नहीं है। तो वो पैसे कहाँ
कहाँ गए? वो पैसे ले गए फ्रंटमैन। अगले ही सीन में फ्रंटमैन पहुंच जाते हैं यूएसए में, सोन गी हुन की बेटी के घर पे। अब मैंने कहा था कि कैसे फ्रंटमैन को पता लगा। वेल, अगर फ्रंटमैन ये पता लगा सकते हैं कि एक्चुअली सोन गी हुन की बेटी कहाँ पे है, तो वो ये भी पता लगा सकते हैं कि इतना पैसा कहाँ रखा था। बकायदा उनके चैम्बर के अंदर इतना सारा फाइल्स थी, इतना सारा डेटा था, हर प्लेयर के पूरी फैमिली के बारे में सब लिखा हुआ था। और वो पिछले 10 साल से फ्रंटमैन है, एक्सपीरियंस भी बोलता है। अब पूरे इस एपिसोड को देखते हुए मेरा दिल भरा हुआ था, मेरी आंखें भी नम थी, मगर ये वो सीन था जिस सीन ने एक्चुअली मेरी आंखों में से आंसू निकलवा दिए। फ्रंटमैन उनकी बेटी के घर पे पहुंच जाते हैं। वो कहते हैं कि मेरे को सोन गी हुन की डॉटर से मिलना है, और वो कहते हैं कि मैं सोन गी हुन का फ्रेंड हूँ। सोन गी हुन की बेटी कहती है कि आपको मेरे पापा ने भेजा है ना ये देखने के लिए क्या मैं ठीक हूँ, तो उनको बोल देना मेरे लिए वो मर चुके हैं और मेरे को उनका कोई सामान नहीं चाहिए। देन फ्रंटमैन कहते हैं कि ये सोन गी हुन का बचा हुआ सामान है और वो इस दुनिया में नहीं रहे। ये बात लेजिट मेरी आंखों में से आंसू बाहर ले आती है, और इस वक्त भी मेरी आंखें नम हो गई ये बात बोलते हुए कि लेजिट अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। वेल, ये बहुत इमोशनल डायलॉग थे मेरे लिए, और उनकी बेटी भी वहाँ पे परेशान हो जाती है, हैरान हो जाती है, यकीन नहीं कर पाती। वो उस बॉक्स को ले लेती हैं, उस बॉक्स को खोलती हैं तो उनके अंदर सोन गी हुन की ड्रेस थी, उस प्लेयर 456 की ड्रेस थी, और उसके अंदर एक कार्ड था। अब वो कार्ड ये सब कुछ बयां करता है कि वो 45.6 बिलियन वॉन कहाँ गए, क्योंकि एक सेम कार्ड मिला था कोपमैन को। जब कोपमैन अपने घर आते हैं, प्लेयर 222 एक्चुअली उन्हीं के पास थी, और वही अब उनके रखता धरता थे और उनके फादर बन चुके थे, वही उनका ख्याल रखते थे, और उन्हीं के ऊपर उन्हें वो कार्ड रखा हुआ मिलता है। जब उस कार्ड को खोलते हैं और एटीएम में जाते हैं, डालते हैं, तब उन्हें पता लगता है कि इस कार्ड के अंदर एक्चुअली 45.6 बिलियन वॉन है, जो कि स्क्विड गेम सीजन 3 के विनर प्लेयर 222 की जीती हुई धनराशि थी। सेम कार्ड मिलता है सोन गी हुन की डॉटर को। इसका मतलब फ्रंटमैन ने वो सारा कैश उठाया और उसको कन्वर्ट कर दिया डिजिटल मनी में, और वो कार्ड उनकी बेटी को दे दिया। फ्रंटमैन ने ये अच्छा काम किया, एक ह्यूमैनिटी वाला काम किया, जस्ट एज द लाइफ। सोन गी हुन ने जिसके लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, फ्रंटमैन ने वही काम किया। वो पैसा वहां रखा रह सकता था, उस पैसे का गलत यूज होता, अच्छा यूज होता, फ्रंटमैन को कोई लेना देना नहीं था, मगर स्टिल उन्होंने उस पैसे को उठाया और इवन एज द रिस्पेक्ट सोन गी हुन का बचा हुआ सामान उनकी बेटी को दिया। देन वो अपनी गाड़ी में बैठकर यूएसए की गलियों की तरफ निकल जाते हैं। वहीं यूएसए की गलियों में एक लेडी दूसरे प्लेयर के साथ दागची खेल रही थी। क्या हमें स्क्विड गेम का सीजन 4 देखने को मिलेगा? वेल, द आंसर इज नो as well as yes। वेल, स्क्विड गेम की पूरी हिडन डिटेल वाली वीडियो आएगी, लेकिन अभी के लिए बता दूं कि ये जो प्लेयर दागची खेल रही थी, ये एक्चुअली काफी फेमस एक्ट्रेस हैं, जिनको हमने एवेंजर्स में देखा है एज ए थोर की सिस्टर हेला। उनका रोल भी इन्होंने निभाया था, और वेल अब ये रोल निभाएंगी रिक्रूटर का इन द स्क्विड गेम अमेरिका, जिसकी रिलीज डेट भी फाइनल हो चुकी है, जो कि 2025 ऑफ नवंबर को रिलीज हो जाएगा, या फिर 26 को हो जाएगा, मैं भूल रहा हूँ। वेल, यहाँ पे इस फोटो में आप पूरा यूनिवर्स देख सकते हैं कि कैसे स्क्विड गेम अमेरिका रिलीज होएगा, कैसे स्क्विड गेम वर्ल्ड रिलीज होएगा, कैसे स्क्विड गेम के दूसरे वर्जन रिलीज होंगे, कैसे स्पिन ऑफ्स रिलीज होंगे। तो अब स्क्विड गेम, क्योंकि पूरे वर्ल्ड की नंबर 1 सीरीज थी, ये अब खुद का अपना यूनिवर्स बना रही है एज द मार्वल यूनिवर्स, और इसी कारण से मार्वल की काफी फेमस कैरेक्टर हेला को यहाँ पे एज ए रिक्रूटर लिया गया है। तो अब सभी को इंतजार है स्क्विड गेम अमेरिका का। बात कर ले, स्क्विड गेम तो एंड हुआ, टर्मिनेटो का क्या होगा? टर्मिनेटो का भी एंड नहीं होगा। वेल, जितना बड़ा स्क्विड गेम का यूनिवर्स है, मार्वल यूनिवर्स है, उतना ही बड़ा मूवीज का भी यूनिवर्स है। बॉलीवुड को इस चैनल के ऊपर मैं कभी कवर नहीं करूंगा, मगर हाँ, हो सकता है कुछ बहुत क्रेजी हॉलीवुड को कवर करूं, मगर डेफिनेटली के ड्रामास को मैं प्रॉपर कवर करने वाला हूं। बहुत प्यारी ऐसी वेब सीरीज हैं, मूवीज हैं, जो कि अब इस चैनल पे आएंगी, उनकी एक्सप्लेनेशंस भी आएंगी, क्रेजी डिटेल्स भी आएगी, आपका एंटरटेनमेंट चलता रहेगा। हमेशा शुक्रिया आपकी इस प्यारी ह्यूमैनिटी को टर्मिनेटो की तरफ दिखाने के लिए, इतना प्यार सपोर्ट दिखाने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि स्क्विड गेम बेशक एंड हो गई हो, लेकिन टर्मिनेटो और आपका प्यार आपस में हमेशा बना रहेगा। वेल, अब हम सब के दिमाग एक ही चीज से जूझ रहे हैं, और वो है खालीपन, वो दुखीपन, वो अकेलापन, वो तन्हाई। जब हम एक बहुत प्यारी सीरीज को देखते हैं और वो इस कदर से एंड हो जाती है, तो लाइफ में बस ऐसे लगने लगता है कि बोरियत सी हो गई है, अकेलापन सा है, दुख सा है। ऐसा लगने लगता है कि मानो कोई एक्चुअली हमारे साथ था,
हमारे साइड में बैठा था, हमसे बात करता था, वो चला गया। इसको मैं दूर करूंगा, आपके लिए प्यारी वीडियोस लाता रहूंगा। ये वीडियोस भी लाऊंगा कि अब आपको अपकमिंग सीरीज क्या देखनी चाहिए, सोन की हुन की बेहतरीन सीरीज कौन सी थी, फ्रंटमैन की बेहतरीन मूवीज कौन सी थी, आपके फेवरेट कैरेक्टर की बेहतरीन मूवी सीरीज फिल्म्स कौन सी है, सबका जिक्र करेंगे। मंथ एंड होने से पहले हमारा एम है 60,000 सब्सक्राइबर्स के लिए। आई नो आप लोग कंप्लीट करा दोगे। प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर देना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक चैनल का लिंक मिल जाएगा जिसके ऊपर डेली बेसिस के ऊपर बहुत प्यारे क्रेजी के ड्रामा से रिलेटेड एपिसोड्स आते रहते हैं, तो उसको जाके जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और बिना सब्सक्राइब करे आप जा नहीं सकते, क्योंकि वी आर नॉट हॉर्सेस, वी आर ह्यूमंस। पीस आउट।